कक्षा 8 के विज्ञान विषय में अध्याय 3 में, जिसका नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। तो आप कोयला एवं पेट्रोलियम से थोड़ा बहुत परिचित होगी। तो आपने दैनिक जीवन में देखा होगा कोयले का उपयोग, जब ईंटा वगैरह पकाते हैं वहाँ भी देखा होगा कोयले का उपयोग। और इससे पहले जब ट्रेन वगैरह चलाई जाती थी, तो अभी देखो, अभी ट्रेन जब चलती है तो बिजली से चलती है, लेकिन इससे पहले कोयले का उपयोग करके क्या चलता था, अपना ट्रेन चलता था, है ना। और पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम के उत्पाद बहुत सारे हैं, जैसे आपका हो गया पेट्रोल, डीजल, है ना। ये सभी क्या है, पेट्रोलियम के उत्पाद हैं, यानी कि पेट्रोलियम से ही ये सब प्राप्त किए गए हैं, है ना। ये सभी ईंधन है। कोयला और क्या, ये पेट्रोल भी क्या सब ईंधन है। इनका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं, और आप देखते भी हैं गाड़ी वगैरह जब चलती है तो स्कूटर वगैरह में हल्का चीज़ उपयोग करने के लिए जैसे पेट्रोल है, और जो बड़ी गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए क्या होता है, आपका डीजल वगैरह, भारी चीज़ चलाने के लिए डीजल वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है, जो हमें, प्राकृतिक संसाधन मतलब क्या, जो हमें प्रकृति ने दिया है, हमने खुद बनाया नहीं है, प्रकृति ने दिया है, लेकिन अपने आप बन गया है, प्रकृति द्वारा बनाया है ना। तो प्रकृति द्वारा क्या क्या अपन को मिला है, सूर्य का प्रकाश मिला है बिल्कुल, पानी मिला है बिल्कुल, वायु, हाँ, हवा जानते हो, हवा मिला है। और ये जो कोयला और पेट्रोलियम देखते हो, ये भी प्रकृति द्वारा मिला है ना। तो सूर्य वगैरह का प्रकाश जो है, उसको अगर हम चाहें, यानी हम ह्यूमन यानी मानव इसका इस्तेमाल कितना भी करें, ये ख़त्म होने वाले नहीं है। सूर्य का प्रकाश और वायु का हम कितना भी उपयोग करें, ये ख़त्म होने वाले नहीं है। हालांकि वायु को हम अपने दैनिक जीवन क्रियाकलापों के द्वारा थोड़ा बहुत प्रदूषित कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है वायु, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है उसको हम कितना भी यूज कर लें, वह ख़त्म होने वाला फिलहाल नहीं है ना। और जो ये कोयले वगैरह पेट्रोलियम वगैरह हैं, तो ये तो सीमित है, और इनको बनने में बहुत समय लगता है। तो इनका निरंतर उपयोग करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, कम जाएंगे या फिर समाप्त हो जाएंगे। तो जो मानव के क्रियाकलाप से समाप्त ना हो तो अच्छे प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे, और जो मानव के क्रियाकलाप से समाप्त हो जाए वो नष्ट होने वाले या फिर एक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कहलाएंगे। हम इनको प्राकृतिक संसाधन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्रकृति द्वारा बनाया गया है ना। जो कोयला है ये लाखों वर्ष पूर्व, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व धरती के नीचे दबा हुआ था। जीवांश ईंधन, ये दोनों क्या है, जीवांश ईंधन। थोड़ा बहुत परिचय हो गया होगा। देखो अब देखते हैं कोयला निर्माण की प्रक्रिया को। जीवांश ईंधन, सबसे पहले हम क्या देख लेंगे, जीवांश ईंधन। देखो ये दोनों क्या है, जीवांश ईंधन है। तो पहले समझाता हूँ जीवांश ईंधन क्या है ना। तो इधर पास उदाहरण क्या क्या है, कोयला और पेट्रोलियम। लेकिन इस जीवांश ईंधन है क्या, इसको पहले समझते हैं। देखो नाम से ही, पहले नाम इसको पहले पढ़ो तभी समझ में आएगा। देखो जीवांश, अगर इसको संधि विच्छेद करें, अगर तोड़ कर देखें तो लिखा जीव प्लस अंश, यानी कि जीव का अंश। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सजीव प्राणियों के मृत भाग से, अंश ना, जीव का अंश, जैसे मैं सजीव हूँ तो मेरा अंश तो जीवांश हो जाएगा, जीव का अंश जीवांश। हालांकि मैं तो जिंदा हूँ, लेकिन इधर मृत जीवों की बात होगी, इधर क्या होगी, मृत जीवों की बात। तो जीवांश क्या हो जाएगा, तो सजीवों के मृत भागों से, सजीवों के मृत भागों से जो ईंधन प्राप्त होता है वह क्या कहलाएगा, जीवांश में ईंधन कहलाएगा। तो अपन ने क्या देखा, जीवांश में ईंधन क्या है, जिनका निर्माण, ये जीवांश में ईंधन जो, इसका निर्माण जीवों के, मतलब जो सजीव हैं उनके मृत भागों से हुआ है, उनके मृत भागों से। देखो तो
जीवों के मृत भागों से जो निर्माण हुआ है ईंधन, वही ईंधन क्या कहलाएगा? जीवाश्म ईंधन कहलाएगा। जैसे कि कोयला एवं पेट्रोलियम। तो देखो लाखों वर्ष पूर्व देखो आपका कोयला बना है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से। वनस्पति मतलब आप समझ रहे हो पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे। और जो ये पेट्रोलियम है, ये पेट्रोलियम बना है जलीय जीवों से। जलीय जीव मतलब कि जो जल में रहते थे एक समय, है ना। जलीय जीवों से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। विभिन्न प्रकार की बहुत बड़ी बड़ी स्पीसीज रही होंगी, है ना। बहुत सारे जल में विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रही होंगी, है ना। कब? बहुत लाखों वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? ये पेड़ पौधे इधर एक दिखाई दे रहा ना, लेकिन बहुत सारे पेड़ पौधे की प्रजातियाँ, अलग अलग पेड़ पौधे, ठीक है ना। तो देखो क्या हुआ, बाढ़ जैसी दुर्घटना आई, है ना। तो ये जब बाढ़ वगैरह आएगी, है ना, तो ये क्या हो जाएंगे, ये मर जाएंगे, टूट जाएंगे, गिर जाएंगे। तो जब बाढ़ वगैरह आया तो काफ़ी समय हो गया ना इनको, लगभग कब के बता दिया हमें, लगभग 300 मिलियन। अगर हिंदी में बोले तो लगभग 30 करोड़ साल पहले की ये बात है। ये जो ईंधन ये आपको प्राप्त हुई कब से कब का समय हो, 30 करोड़ साल पहले। तो देखो ये क्या हुए, मर गए, ठीक ना। अब मतलब कि टूट गए, गिर गए, ये सब भूकंप वगैरह आया, बाढ़ वगैरह, प्राकृतिक आपदा आई, तो ये सब क्या हो गए, मर गए, ठीक ना। और फिर कुछ समय बाद जब धीरे धीरे समय बीतता गया, इन पर क्या रेत वगैरह, माटी वगैरह की परत चढ़ती गई, है ना। धीरे 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 चढ़ती गई। काफ़ी समय हो रहा है ना। फिर यह इतना मतलब रेत वगैरह के कारण इतने ज़्यादा दबते गए, ये जो पेड़, ये जीव दिखा दे रहे हैं, मृत जीव के भाग, ये इतना मतलब दबते गए कि इन पर बहुत ज़्यादा दाब लगने लगा, बहुत ज़्यादा दाब, प्रेशर, और ताप भी बढ़ गया। तो ताप और दाब के कारण ये क्या हो गए, कोयला एवं पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। वनस्पति यानी पेड़ पौधे से कोयला बना, और जो जलीय जीव थे, प्राणी वगैरह थे, तो उनसे क्या बना, पेट्रोलियम बना। ठीक, थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो कोयला कहाँ किन से बना, मृत भागों से। किनके मृत भागों से, वनस्पति के। और जो पेट्रोलियम है ये प्राणियों के मृत भागों से बना। क्या इनको बनने में थोड़ा समय थोड़ी लगा है, बहुत ज़्यादा समय लगा, लाखों साल लग गया, है ना। तो इसीलिए इनका बनने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये लिमिट में है, मतलब ज़्यादा मात्रा में नहीं है, कहीं कहीं अभी देखने को मिल रहा है। तो इस कारण से ये समाप्त होने के कगार पर हो सकते हैं। तो आशा करते हैं समझ में आ गया, इसको लिख देना है। अब देखते हैं कार्बनीकरण। तो कार्बनीकरण क्या है, कोयले का निर्माण ही क्या कहलाएगा, कार्बनीकरण कहलाएगा। और मैंने 4 बार बोला है कि कोयला का निर्माण कहाँ से हुआ है, मृत वनस्पतियों से हुआ। मृत वनस्पति मतलब कि मरे हुए पेड़ पौधों से हुआ, है ना। तो यह चीज़ लिख देंगे कि मृत वनस्पतियों से कोयला निर्माण की प्रक्रिया कार्बनीकरण कहलाएगी। तो आपसे आंसर बन जाए ना कि अगर पूछा जाए कार्बनीकरण क्या है बताइए, तो आप क्या बताएंगे, मृत वनस्पतियों से कोयले के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, कार्बनीकरण कहलाएगी। या फिर कोयले निर्माण की प्रक्रिया को बोलेंगे कार्बनीकरण, है ना। और कोयला कहाँ से कैसे बना है, काफ़ी समय पहले, बहुत समय पहले बाढ़ वगैरह आई, प्राकृतिक आपदा आई, है ना। तो ये पौधे क्या हुए थे, टूट गए थे, मर गए थे। और फिर काफ़ी समय के चलते काफ़ी समय हो गया, और धीरे धीरे रेत, मिट्टी, इनके कण इनको दबाते रह गए, किनको, वनस्पतियों को, है ना। फिर धीरे धीरे ये क्या हो गए, हाई प्रेशर यानी कि हाई दाब और हाई टेम्परेचर के कारण ये कोयले में परिवर्तित हो गए। जो वनस्पतियाँ देख रहे हो, पेड़ पौधे जो मर गए थे, तो कहीं बदल गए, कोयले में बदल गए, ढीठ एकदम हो गए। तो यही तो लिखा है कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहेंगे, कार्बनीकरण कहेंगे। तो कार्बनीकरण क्या है, जो वनस्पतियाँ थी
विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे थे, वो मर गए, ठीक ना, टूट गए, बिखर गए। फिर धीरे धीरे उनमें परत जम गई मिट्टी की, हाई प्रेशर लगा, प्रेशर लगेगा और ताप भी बढ़ेगा। तो मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम, यानी कि बहुत समय लगा ना, लगभग कितना, लाखों वर्ष, है ना, करोड़ों वर्ष लग गए ये कोयले में परिवर्तन। लेकिन इसीलिए तो बोला गया धीमे प्रक्रम। देखो कितने साल लग गए, है ना, बनने में, कोयला बनने में कितना समय लगा। तो इसी प्रक्रम को, यानी कि इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, कार्बनीकरण बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। इसको भी अपन इरेज करते हैं। और कार्बनीकरण के द्वारा क्या प्राप्त हुआ आपको, कोयला प्राप्त हुआ, है ना। कार्बनीकरण के द्वारा क्या प्राप्त हुआ आपका, कोयला प्राप्त हुआ। और आप ये भी लिख सकते हो कि कोयले के उत्पादों को भी लिख सकते हो। तो इधर पास लिख सकते हो कोयले के उत्पाद। तो हमें क्या क्या मिला है बताइए। कोयले से क्या क्या प्राप्त हो रहा है हमें, कोक हो रहा है, कोलतार हो रहा है, और कोयला गैस प्राप्त हो रहा है। अब अगला आता है कोलतार। तो कोलतार के बारे में थोड़ा सा जानने दे रहे हैं। तो कोलतार क्या होता है, कोलतार एक लिक्विड होता है, काले कलर का एक गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड द्रव होता है, जो कि बहुत गंधाता है। उसकी गंध एकदम इतनी दुर्गंध इतनी रहती है कि उधर से हटने का मन पड़ता है। तो वह किसका उत्पाद है, कोयले का, मतलब कोयले से ही निर्मित हुआ है। क्या, कोलतार, जो कि द्रव होता है गाढ़े कलर का, मतलब गाढ़ा होता है और काले कलर का होता है। और लगभग वह उसमें 200 से ज़्यादा पदार्थ मिश्रित होते हैं। जो आपका ये कोलतार है, यह 200 से ज़्यादा पदार्थ इसमें मिश्रित रहते हैं। और यह कैसे होता है, काले रंग का, काले रंग का होता है। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है, काले रंग का होता है, और गाढ़े कलर, गाढ़ा होता है एकदम, ठीक। और इसकी गंध एकदम अप्रिय रहती है। गंध इसकी क्या रहती है, अप्रिय। अप्रिय का मतलब होता है जो हमें पसंद ना हो, बहुत दुर्गंध आता है इससे। और लेकिन इससे बनता क्या है, इसका मतलब उपयोग होता कहाँ है, तो इसका उपयोग होता है सड़क निर्माण में, प्लास्टिक बनाने में, थोड़ा गंध के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल उद्योगों में भी होता है, आपका प्लास्टिक बनाने में होता है। संश्लेषित रंग, मतलब कि जो रंग देते हैं कोलतार, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सड़क निर्माण, सुगंध, प्लास्टिक आदि कार्यों में किया जाता है। तो आप इसके बारे में जान गए। आइए दूसरे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, कोयला गैस क्या होता है, उपयोग बताना है। या फिर इसी का क्वेश्चन इस तरह बोला जा सकता है कि कोयला गैस कैसे बनता है, कोयला गैस कैसे प्राप्त किया जाता है। तो आप बताएंगे कि जब कोयले से जब कोक बनाया जाता है, कोक, इससे पहले आपको कोक बताया गया था। तो जब कोयले से कोक बनाया जाता है, कोयला गैस है क्या, देखो कोयला गैस पता है कैसे बनता है। जब कोयले से कोक बनाते हैं तो कोक बनाने के दौरान एक गैस बनती है, तो उसी गैस को क्या बोलेंगे, कोयला गैस। जब देखो कोयले से जब कोक बनाए तो इस प्रक्रमण के द्वारा, यानी कि इस विधि के द्वारा क्या प्राप्त हो जाता है अपन को, कोयला गैस प्राप्त हो जाता है। और इसका उपयोग देख ले हैं, तो इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन मतलब होता है कि जलाने के लिए। और देखो क्या है, जब हम कोयले से क्या बना रहे थे, कोक, जब हम कोयले का उपयोग करके कोक बना रहे थे, तो कोक बनाते समय हमें क्या प्राप्त हुआ, कोयला गैस, कोयला गैस। जब हम कोयले से कोक बना रहे थे तो हमें कोयला गैस प्राप्त हुआ। और कोयला गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, कोयला गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में कोयला गैस का उपयोग किया जाता है। देखो
जब हम अब इस गैस को जला करके हम जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें लोहा पिघलाने के लिए या फिर हाई टेम्परेचर जब हमें चाहिए होगा, तो हम किसका उपयोग कर लेते हैं? इसी कोयला गैस का। ये ईंधन के रूप में कार्य कर रहा है ना। तो जब हम कोक बनाते हैं कोयले से, तो इसके द्वारा मतलब इस विधि के द्वारा हमें कोयला गैस प्राप्त हो जाता है, और कोयला गैस का उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक। कोयला का रासायनिक गुणधर्म हमें लिखना है, या फिर ये बोला जाएगा कि कोयले का रासायनिक गुणधर्म क्या है, मतलब कि रासायनिक गुणधर्म बताना है अपन। ठीक। मतलब प्रकृति के साथ कैसे व्यवहार होता है इसका। तो देखो, कोयला तो आप जानते हैं, कोयला को जलन के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब जलाने के लिए। ईंट के भट्टे वगैरह में देखे होंगे कि कोयला को जला करके क्या ईंट पकाई जाती है ना। और जब सर्दी ऋतु में भी देखे होंगे, और मतलब बरसात के ऋतु में भी जब भुट्टा पकाया जाता है तो कोयला रखे रहते हैं ना, फिर कोयला को जला करके भुट्टा को सेकते हैं। तो देखे होंगे ना। देखें, तो कोयला का रासायनिक गुणधर्म क्या हो सकता है? गुण मतलब कि लक्षण। तो देखो, कोयला क्या होता है, गर्म करने पर, कोयला को जब हम गर्म करेंगे तो कोयला को गर्म करने पर यह जलने लगता है। जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो कोयला गर्म होकर जलने लगता है। और जलने के पश्चात कौन सी गैस रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप तो जानते हो कोई भी चीज़ अगर जल रही है तो उससे कोई ना कोई गैस निकलेगी, और वो होती है हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड, ज़्यादातर होती है। लेकिन अगर कोयले को अगर जलाएंगे तो 100% रूप से कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलेगी, क्योंकि कुछ पदार्थ को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह बहुत सारी चीज़ निकलते हैं। लेकिन अगर कोयले को हम, तो कोयले का अभी फिलहाल देख रहे हैं फिर, तो कोयले का रासायनिक गुणधर्म यही है कि जब हम कोयले को गर्म करते हैं तो वह जलने लगता है। गर्म करने पर वह जलने लगता है, और जलने के पश्चात कौन सी गैस निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 को ही बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी आप गुणधर्म भी जान गए ना। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि कोयले का रासायनिक गुणधर्म बताइए, तो आप क्या बताएंगे? जब कोयले को गर्म किया जाता है तो वह जलने लगता है, और जलने के पश्चात वह CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, या फिर उससे बनता है, या फिर निर्मित होता है। आप बहुत सारे कुछ भी लिख सकते हो। तो ये भी आपको समझ में आएगा होगा। चलो इसको इरेज करते हैं। अब क्या करना है, हमें पेट्रोलियम के बारे में बताना है, ठीक है, अच्छे से उत्तर सहित। तो देखिए, आखिर पेट्रोलियम आखिर बना कैसे, या फिर इसको थोड़ा सा जानकारी ले रहे हैं। तो देखो क्या हुआ, आज से हजारों लाखों साल पहले, ठीक, जब धरती पर जीव थे, मतलब जब पानी में, समुद्र वगैरह में बहुत सारे जीव थे। ठीक। तो जब आपदा आई तो ये जो यहाँ पास रहने वाले जीव थे बहुत सारे, तो क्या हो गए? मर गए। ये जीव क्या हो गए? ये समुद्र की बात हो रही है। तो समुद्री जीव जब मर गए तो अब धीरे धीरे मरने के बाद जैसे अब नीचे इधर पास आ गए, तो बहुत समय हुआ, तो बहुत समय धीरे धीरे इन जीवों के ऊपर, ये मृत जीव है ना, जीव तो मर गए। मरने के बाद जब ये जीव नीचे क्या होते गए, रेत और मिट्टी से दबते गए, इस तरह दबते गए। अब इतनी लेयरिंग, मान चलो यह कोई जीव है, ठीक। अब ये जब ये मर गए तो इसके ऊपर मृदा की, मिट्टी की, रेत की परत चढ़ती गई। मतलब ये जीव दबता गया, किससे? रेत और मिट्टी से दबता गया। तो इसके कारण पता क्या हुआ, इस जीव तक वायु पहुंच नहीं पा रहा, ठीक। अब जब इतना मतलब बहुत ज़्यादा रेत की मात्रा या फिर मिट्टी की मात्रा चढ़ गई, तो अब वजन रहेगा कि नहीं, तो इसका मतलब प्रेशर लगेगा। और जब प्रेशर भी लगेगा, और आप जानते ही हैं कि पृथ्वी का कोर बहुत गर्म होता है, तो देखो उच्च दाब भी लग रहा है और उच्च ताप भी मिल रहा है। तो उच्च ताप और उच्च दाब
और वायु की अनुपस्थिति भी है, यानी कि वायु भी उपस्थित इसमें नहीं है। तो देखो ये मृत जीव जो है तो उच्च ताप और उच्च दाब की वजह से पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। ठीक, कुछ पेट्रोलियम में कैसे परिवर्तित हुए, देखो जीव मर गए। ठीक, मरने के बाद क्या हुआ, जो समुद्री जीव थे वो क्या हो गए, मर गए। फिर कोयला फिर से बताऊंगा, जब वो मर गए तो मरे हुए जीवों के ऊपर मिट्टी और रेत की परत चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, तो जिस कारण से क्या हुआ, वायु अनुपस्थित हो गई, यानी कि यहाँ तक वायु पहुँच ही नहीं पा रही। और क्या हुआ, उच्च दाब लगा, और क्या हुआ, उच्च ताप लगा, ताप लगा, ताप समझ रहे हो, गर्मी। उच्च ताप उच्च दाब के कारण क्या हुआ, ये जो मृत जीव हैं ये किस में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में परिवर्तित हो गए। ठीक, और देखो अब कोयले में क्या था कि मृत वनस्पति के द्वारा जो पेड़ पौधे थे जब मर गए थे, मतलब मर गए, ठीक ना, मरने के बाद उन पर हाई प्रेशर और उच्च ताप उच्च दाब लगा, तो वो कहीं परिवर्तित हो गए थे, पेड़ पौधे कोयले में। ऐसा ही 1-2 साल में नहीं, 500 साल में नहीं, करोड़ों साल लग गए थे। मतलब जो अभी पेट्रोलियम वगैरह देखते हैं ना, डीजल पेट्रोल ये सब अपन लोग देखते हैं ना, तो ये आज के निर्मित न हुआ है, ये करोड़ों साल है। ये सब कैसे बना होगा, करोड़ों साल पहले। कब, मतलब कैसे बना होगा, जब कोई जीव मर गया होगा। ठीक, तो क्या लगा उसमें उच्च ताप और उच्च दाब लगा, तो जिस कारण से वह कैम किस में परिवर्तित हो गए, पेट्रोलियम में। अगर पेड़ पौधे की बात करें तो कोयले में परिवर्तित हो गए, अगर जलीय जीव जंतु की बात करें तो कहाँ परिवर्तित हो गए, बताइए, पेट्रोलियम में। आप डायनासोर के बारे में जानते हैं, तो कुछ डायनासोर्स धीरे धीरे क्या में परिवर्तित होते जा रहे हैं, पेट्रोलियम में परिवर्तित होते जा रहे हैं। और कुछ डायनासोर के क्या जब खुदाई हुई जमीन की, जो वैज्ञानिक खुदाई किए, कुछ फॉसिल्स मतलब कि उनके कंकाल मिले, इनके डायनासोर के, है ना, तो उसको लाइब्रेरी में रखे हैं और उसको जानकारी ले रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ नए वैज्ञानिक लोग। तो इसके बारे में भी आप जान गए होंगे, तो इसको भी अपन मिटा दे रहे हैं। अब देखते हैं परिष्करण क्या है, या फिर इसे बोला जाता है कि परिष्करण किसे कहते हैं, बताइए। तो देखो परिष्करण पता क्या है, हम पेट्रोलियम, देखो पेट्रोलियम के बारे में तो आप जान गए कि पेट्रोलियम आखिरकार बना कैसे, लेकिन पेट्रोलियम बहुत सारे संगठकों से मिलकर बना होता है, मतलब बहुत चीज़ों से मिलकर बना होता है, पेट्रोलियम बनता है। तो पेट्रोलियम के संगठकों को अलग करना, पृथक करना ही क्या कहलाएगा, परिष्करण कहलाएगा। तो देखो पेट्रोलियम के अंतर्गत क्या क्या आ जाते हैं आपका, जो आप केरोसिन देखते हो मिट्टी के तेल, वो भी किसके अंतर्गत आता है, पेट्रोलियम के अंतर्गत आता है। डीजल, पेट्रोल, मोम, पैराफिन मोम, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं। तो पेट्रोलियम से मतलब पेट्रोलियम के संगठकों को पृथक करना, मतलब अलग करना ही क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। जो आप देखो कैसे बताता हूँ, जो मान के चलो यहाँ पास पेट्रोलियम है, ठीक ना, तो पेट्रोलियम पता है, पेट्रोलियम में सभी चीज़ें उपस्थित रहती हैं, मिट्टी के तेल भी इसमें सब मिला, मिट्टी के तेल भी मिला रहता है, डीजल भी मिला रहता है, पेट्रोल भी मिला रहता है, पैराफिन मोम भी मिला रहता है, इसी में, इस पेट्रोलियम में। मान के चलो पेट्रोलियम है, मान के चलो पेट्रोलियम, ठीक है, यहाँ पास, तो इसमें सभी चीज़ मिले हैं। तो मशीनों के द्वारा, विभिन्न प्रकार बहुत सारी मशीनें होती हैं, तो मशीनों के द्वारा अलग अलग चीज़ों को क्या किया जाता है, पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है, ठीक ना। परिष्करणीय यंत्र होता है जो जिससे कि अलग करा जाता है इनको, इस पेट्रोलियम, ये तो संगठक है, पेट्रोलियम संगठक, मतलब इसमें सभी चीज़ हैं। तो इसमें जब गर्म करेंगे या फिर जब लेवल चेक करेंगे, तो अलग अलग जानते हैं कि अलग अलग डेंसिटी के होते हैं, सब अलग अलग घनत्व वाले होते हैं। देखो पेट्रोल तो सब हल्का होता है, बहुत हल्का होता है ना, डीजल की तुलना में पेट्रोल हल्का होता है। तो जब इधर पास बहुत सारी मशीनें लगी होंगी, मान अभी केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, मान लो यहाँ पास में मशीनें लगी हैं, तो क्या होगा, जब ये मान लो पेट्रोलियम है, यहाँ पास पेट्रोलियम है, जब यहाँ पास विधियाँ दोहराई जाएंगी तो ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा ना ऊपर, तो हल्की वाली चीज़ यहाँ पास चली जाएगी। ऐसे केवल समझाने को बोल रहा हूँ कि ऐसा मतलब होता है, ठीक ना। और जो दूसरी डेंसिटी की है वो यहाँ पास आ जाएगी, ठीक। और ये जो और दूसरी डेंसिटी है मतलब घनत्व वाली है, मतलब घनत्व के आधार पर चली जाएंगी। हल्की वाली मान चलो इस वाले कंटेनर में आ जाएगी, उससे भारी इस कंटेनर में, और भारी इससे इस कंटेनर में आ जाएगी। इस तरह से अलग अलग कंटेनर से अलग अलग चीज़ें प्राप्त की जाती हैं, है ना।
तो मान के लो पेट्रोलियम यहाँ पास, पेट्रोल यहाँ पास आ गया, डीजल यहाँ पास आ गया, केरोसिन यहाँ पास आ गया, तो अलग अलग कंटेनर से अलग अलग चीज़ें निकाली जाती हैं। तो पेट्रोलियम तो पूरा संगठन का है, ये कोयला, ये डीजल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सभी किसका संगठक है? पेट्रोलियम के संगठक है। यानी कि पेट्रोलियम से ही क्या प्राप्त किया जाता है, ये सभी प्राप्त की जाती हैं। जान गए? तो परिष्करण आप जान गए ना। चलिए परिष्करण भी आप जान गए। देखो तो परिष्करण क्या है? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्करणीय में संपादित किया जाता है। ठीक, ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए इसे भी मिटाते हैं। अब क्या है? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों के नाम लिखे। तो ये तो आप अपने से बता सकते हैं कि कौन कौन थे। तो आप लोगों को इसके पास लिखना पड़ेगा कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक निम्न प्रकार के हैं। तो लिखोगे आप पेट्रोलियम के, तो क्या क्या लिखोगे? जैसे लिख दोगे आप केरोसिन, केरोसिन को मिट्टी के तेल भी बोलते हैं, केरोसिन लिख दोगे, डीजल लिख दोगे, पेट्रोल लिख दोगे जो पेट्रोल होता है, और क्या लिख दोगे? पैराफिन, मोम लिख दोगे। तो ये सभी आप लिख दोगे, इतना तो आप बन ही जाएगा ना। अब आते हैं अभ्यास प्रश्न पर। प्रश्न नंबर पहला, आप अपनी किताब खोल लीजिए और प्रश्न नंबर पहला देखिए। तो प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है? सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ। हमें सीएनजी और एलपीजी के बारे में बताना है, मतलब कि इसके लाभ बताने हैं। सीएनजी और एलपीजी, देखो कभी कभी इनके फुल फॉर्म भी आ जाते हैं नाम। इसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं। और एलपीजी को बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस ये होता है, कभी कभी आ जाते हैं। तो देखो लिक्विड पेट्रोलियम गैस आपने देखा है कहाँ? जो गैस घर में, रसोई घर में देखे हैं आप, लाल कलर के कंटेनर में, वो कौन सी गैस होती है उसमें? एलपीजी गैस होती है ना। तो ईंधन, ईंधन के मतलब ईंधन के रूप में मतलब कि जलाना। तो देखो जब हम इनको जलाते हैं, खाना बनाते हैं, तो देखो क्या होता है कि इनसे कम प्रदूषण फैलता है। पहले के लोग क्या करते थे, मतलब अभी भी बहुत जो है लकड़ी से बनाते हैं, कंडे से बनाते हैं खाना, भोजन, ठीक। तो जो एलपीजी और सीएनजी हैं ये कम प्रदूषणकारी होते हैं, जबकि जो लकड़ी और कोयले जो जलते हैं, जलाया जाता है कोयले को, लकड़ी को, तो उसमें हानिकारक गैसें निकलती हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर लकड़ी धीरे धीरे जल रही हो ना, धुआं बहुत ज़्यादा हो रहा हो, तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड निकलता है, जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। हमारे, आप सोचो मम्मी लोग बनाती हैं, जो भी बनाते हैं घर में खाना लकड़ी से, तो ठीक है सूखी लकड़ी है तो कम निकलेगा धुआं, कम प्रदूषण निकलेगा। लेकिन गीली भी लकड़ी रहती है, बरसात के सीजन में आप लोग देखते हो, तो उससे कितनी सारी हानि हो सकती है उनको, है ना। सोचे
एक व्यक्ति 5 सिगरेट पी ले और कोई खाना बना ले लकड़ी से, दोनों एक ही कहलाएगा, क्योंकि जो धुआं निकलता है ना वो कहीं ना कहीं जाकर के फेफड़ों में बैठ जाता है, खाना जो बना रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसमें लिख लेंगे ये कम प्रदूषणकारी है, ये स्वच्छ ईंधन है, ये आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इन्हें घरों एवं कारखानों में आसानी से जलाया जा सकता है। तो इन चीज़ों को हम लिख लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीएनजी और इनका जान गए ना आप लोग, ये कम प्रदूषणकारी होंगे, कम प्रदूषणकारी होंगे, है ना, और क्या होंगे, जल्दी जलेंगे और सस्ते भी हैं। क्या है, सस्ते हैं, है ना, और जल्दी जल जाते हैं, ये सब है। तो अब अगला देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा, किताब में देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या बोला है। पेट्रोलियम का कौन सा भाग सड़क के निर्माण उपयोग में लाया जाता है। मतलब कि पेट्रोलियम के देखो बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, मतलब पेट्रोलियम कितने संगठकों का था, पेट्रोलियम से कितने प्राप्त हो जा रहे थे, डीजल भी प्राप्त हो जा रहा था, मतलब होता है, डीजल भी प्राप्त होता है, मिट्टी के तेल भी, पैराफिन, मोम, पेट्रोल, ये सब प्राप्त होते हैं ना। लेकिन हमें पेट्रोलियम के कौन बताना है, पेट्रोलियम के कौन से भाग से सड़क निर्माण में उपयोग किया जाता है, कौन से भाग का, तो आपको बताना है बिटुमिन। क्या बताना है, बिटुमिन। तो इधर पास लिख लोगे बिटुमिन, बिटुमिन। देखें आपको लिखना पड़ेगा, सड़क निर्माण हेतु पेट्रोलियम का बिटुमिन उत्पाद उपयोग में लाया जाता है, बिटुमिन उत्पाद उपयोग में लाया जाता है, इस प्रकार से आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न नंबर देखिए तीसरा क्या बोल रहा है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयले किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। तो आप हम लोगों को बता, मतलब आपको बताना है। हालांकि देखो मैंने शुरू में ही बताया था कि आखिरकार कैसे कोयला बनता है ना, तो क्या बताया था, हालांकि आप चाहे तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है ना। क्या बताया था कि बहुत समय पहले, है ना, आज हजारों लाखों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले भी पेड़ पौधे बहुत सारे थे, ठीक ना। तो क्या हुआ, आपदाएं आई, भूकंप या फिर बाढ़ जैसी आपदा आई, प्राकृतिक आपदा, तो क्या हुआ कि जो वे पेड़ थे ये उखड़ गए, टूट गए, गिर गए, और गिरने के बाद क्या हुआ, अब जब टूट गए तो ज़मीन में गिरेंगे, जाहिर सी बात है। अब सोचो काफ़ी साल के हैं, तो धीरे 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 इनमें मिट्टी की परत जमती गई, जमती गई, जमती गई, हाँ, मान लो पेड़ है इधर पास, अब मिट्टी की परत इधर पास जमती गई, जमती गई, जमती गई, जमती गई, ठीक ना, ये मिट्टी की परत जमती गई, है ना। तो अब इतनी मोटी हो गई, ये दबा है ना, तो दबा है तो प्रेशर लगेगा ना, दबाव लगेगा, ठीक। तो इसके अंदर क्या वायु पहुंच पाएगी यहाँ तक, वायु तो ना पहुंच पाएगी, ठीक। तो उच्च दाब लग रहा है, मतलब हाई, बहुत ज़्यादा दाब लग रहा है, और ताप भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पृथ्वी की कोर में बहुत ज़्यादा तापमान होता है। तो देखो उच्च दाब और उच्च ताप की वजह से क्या होता है कि ये जो फॉसिल्स हैं, मतलब पेड़ पौधे थे, तो कहाँ परिवर्तित होगा, कोयले में, एकदम दबते 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 ठोस कोयले में परिवर्तित हो गए, है ना। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। तो लिखोगे, कोयले हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, बाढ़ जैसी
प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए तथा उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे ये गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। देखो पूरा आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था। हाँ तो देखो क्वेश्चन में ये बोला गया था कि वर्णन करना है कि मृत वनस्पति क्या क्या है। जो कोयला बनता है, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, और जो कोयला बनने की प्रक्रिया है उसको कहते क्या है। तो कोयला बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बनीकरण। ये कार्बनीकरण हुआ कैसे, आखिर कोयला बना कैसे। तो बहुत समय पहले, लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले, तो जो पेड़ पौधे थे, भूकंप वगैरह सब आए, है ना, तो इनको दबा दी। अब करोड़ों साल पहले से दबे हुए अब उच्च दाब लग रहा है इनके ऊपर, तो धीरे धीरे काहे में परिवर्तित हो गए। अब संपीड़न मतलब समझ रहे हो ना, इनमें परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में दबाव लग रहा है। तो ऐसा माहौल के कारण ये क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए। तो क्या हम ऐसे जो नॉर्मल पेड़ पौधे देखते हैं, तो क्या इन्हें प्रयोगशाला में हम बना सकते हैं कोयला। तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो कोयला या फिर पेट्रोलियम जैसी चीज़ें हैं तो ये आसानी से नहीं बनाया जा सकती। इसका मतलब यह है, देखो इनको बनने में देखो कितना समय लग रहा है, लगभग 300 वर्ष पर 300 मिलियन वर्ष। तो इतना टाइम नहीं है अभी अपने पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम लैब में बना सके कोयला। हालांकि आने वाले समय में ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं बनाया जा सकता फिलहाल। तो आखिर इनको बचाए रखना जरूरी है कि नहीं। फिर बताया जाएगा कि एक संस्था है जो कि पेट्रोलियम का कैसे रख रखाव करना चाहिए, कि कैसे इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उसके बारे में लास्ट में भी बताया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14। नंबर 14 में है रिक्त खाली स्थान है। खाली स्थान तथा खाली स्थान जीवांश में ईंधन है। अब आपको बताना है पहले खाली स्थान में क्या आएगा, दूसरी खाली स्थान में क्या आएगा। तो अब बताता हूँ क्या आएगा। पहले में आएगा कोयला, दूसरे में आएगा पेट्रोलियम। तो देखो क्या होगा, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवांश में ईंधन है। जीवांश में ईंधन समझ रहे हो ना आप, पहले ही बताया था शुरू में। जीवांश में ईंधन क्या होता है, जीवों का अंश, जीवों के अंश मृत शरीर से ही जो ईंधन निर्मित हुए हैं ना, ये सभी क्या है, जीवांश में ईंधन बताया गया था आपको। नंबर अगला क्या है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है। अब आपको बताना है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को अलग करना क्या कहलाता है, बताइए। हाँ, परिष्करण। तो खाली स्थान में क्या आएगा, परिष्करण। अगला देखिए, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक कौन सा ईंधन है, बताइए जी। सीएनजी, ठीक, सीएनजी आपको लिख देना। देखो आप लोग सोचो कि सर हम पेट्रोल भी तो लिख सकते हैं, लेकिन पेट्रोल भी ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है किसकी तुलना में, सीएनजी की तुलना में। लेकिन सीएनजी वो बहुत कम ही प्रदूषण फैलाता है, ठीक ना। तो सीएनजी आप लिखोगे। अगला देखते हैं, नंबर है प्रश्न 5वां है, 70 बताना है अपन भी। अब आप बताइए 70 आप बताएंगे, ठीक ना। पूछता हूँ, नंबर 1, जीवांश में ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये सही है कि गलत है। अभी भी बताया था फिर से, तो आप बताइए सत्य है क्या सत्य। क्या जीवांश में ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, गुड। हाँ, नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब क्या है, असत्य है, गुड। नंबर 2, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। फिर से सुनो क्या बोल रहा है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है। इसमें मतलब ये बोला गया है कि क्या पेट्रोल से ज़्यादा सीएनजी प्रदूषण फैलाती है। तो अब बताइए क्या होगा। ठीक है, ये भी असत्य है,
ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अब आप बताइए, कोक कार्बन का शुद्ध रूप होता है कि नहीं होता, बताइए। अच्छा कोक पहली बार सुने हो, कोक नहीं बताया क्या मैं? मेरे को लग रहा है कोक बताया हूँ शायद। कोक आखिर कोयले से ही बनता है। तो बताइए, कोक कार्बन का शुद्ध रूप है कि नहीं? बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक, सत्य मानेंगे। हाँ अगला क्वेश्चन। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य है क्या सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 200 पदार्थ मिले थे ना, मिश्रण थे ना, जो आपने देखा था, तो ये भी सत्य है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब आप बताइए, क्या मिट्टी तेल जीवाश्म ईंधन है? हाँ कि नहीं? जो लोग ना बोल रहे हैं तो उनको लगता है एक थप्पड़ मारो, और जो लोग ना बोल रहे हैं तो उनको तो और मारो। बताइए जीवाश्म ईंधन है कि नहीं? तो जीवाश्म ईंधन है, लेकिन इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है नहीं है। इसमें क्या लिखोगे आप? सत्य लिखोगे कि असत्य लिखोगे? बिल्कुल असत्य लिखोगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो लिखा गया है कि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये तो गलत लिखा है, गलत लिखा है तो मतलब असत्य मार के आओगे, ठीक। अगर ये लिखा होता कि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है तो आप कहते हाँ सर जी ये है, हम सत्य मार के आएंगे, लिख देंगे सत्य। चलिए ठीक है, यहाँ तक बनेंगे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6वां। समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? तो नंबर 6वां है। तो हमें बताना पड़ेगा कि आखिरकार ये ऐसा क्यों है। तो देखिए क्यों है, पता है जीवाश्म ईंधन क्यों है? प्राकृतिक संसाधन जो है वो क्यों समाप्त होने वाले संसाधन है? देखिए ये जो ईंधन है इनको बहुत समय लगता है। देखो जो ईंधन है ये, इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय यानी कि टाइम लगता है ना। और देखिए एक तो समय लगता है और ये सीमित है, ये ईंधन क्या है? सीमित है, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं कि सीमित है। एक तो मान के चलो इतना होगा, इतना होगा, मान के चलो फिलहाल, ठीक है ना। तो अब इतना है, अब बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इनको, ईंधन बनने को। अब इससे हम लगातार खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, इन ईंधन को उपयोग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो ये ख़त्म होगा कि नहीं? मान के चलिए इधर पास ये डब्बा है, ड्रम है, बहुत बड़ा ड्रम है, ठीक है ना। और इसमें पानी भरा है, इसमें क्या भरा है? पानी। ये पानी, इसमें पानी पता है करोड़ों वर्षों में भरता है पानी। ये ड्रम में करोड़ों वर्षों लग जाते हैं भरने के लिए। अब सोचो इसका लगातार उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग, ये पानी भर ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको भरने में, करोड़ों वर्ष, है ना। तो क्या ये समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे? क्योंकि उपयोग करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं, हाँ बहुत लोग, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो धीरे धीरे समाप्त होगा कि नहीं? खत्म होता जाएगा, खत्म होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, होता जाएगा ना। अब यहाँ भी मान के चलो ड्रम था, यहाँ भी था, अब धीरे धीरे यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ भी खत्म होता जाएगा, यहाँ भी खत्म होता जाएगा। तो लेकिन बनने के लिए तो करोड़ों समय लग रहा है, तो ये सीमित है कि नहीं? ये पानी को उदाहरण बस समझाने के लिए दिया हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो चाहे कोयले की बात हो चाहे पेट्रोलियम की बात हो, दोनों चीज़ का उपयोग आखिर लगातार होता जा रहा है ना। कोयले का उपयोग आखिर बिजली बनाने में भी किया जाता है ना। अब पेट्रोल वगैरह तो जानते हो, पेट्रोल डीजल गाड़ी वगैरह चलाने में, ईंधन जो जलाऊ वाले हैं तो उनका उपयोग कहाँ किया जाता है? खाना बनाने में, गाड़ी चलाने में, वो CNG का है ना उपयोग किया जाता है ना। तो ये भी आप जान गए होंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन साथ में। अगला क्वेश्चन 7वां पढ़ते हैं। 7वां क्या है? कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। देखो अभी कोक नहीं पढ़े थे तो इधर पास कोक पढ़ लोगे आप, ठीक ना। तो क्या है? कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन। कोक के बारे में बताना है अपन को।
यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कार्बन का शुद्ध रूप होता है, कठोर होता है, सरंध्र होता है, काले कलर का होता है। यह काले कलर का कठोर सरंध्र होता है, ठोस होता है, जो कि कार्बन का शुद्ध रूप होता है ना। वो कैसा होता है? काले रंग का, काला सरंध्र और कठोर। देखो, कोक काला सरंध्र कठोर होता है और कार्बन का शुद्ध रूप होता है, शुद्ध रूप होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस्पात में, औद्योगिक क्षेत्रों में, जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, मशीन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उनमें किसका उपयोग किया जाता है? इस कोक का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और देखो, औद्योगिक क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, ठीक ना, और इस्पात वगैरह को निर्माण में, इस्पात निर्माण में, ठीक ना। और जो धातु होते हैं ना, उसके निष्कर्षण में, उसका परीक्षण जब करते धातुओं को, तो इसी का उपयोग किया जाता है, इसका, कोक का। तो आई थिंक ये भी हो गया होगा। अब आते हैं 8वें नंबर पे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ? तो 8वां नंबर क्वेश्चन है, देखो, उपयोग भी लिखना है और बताना भी है ना, याद करना पड़ेगा आपको। देखो, अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखो, अभी पेट्रोलियम निर्माण वाला इससे पहले बताया गया था ना, कैसे बना था, बस उसी को सेम लिख देना है। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, कैसे लिखना है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र तल में जाकर बैठ गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप एवं उच्च दाब के कारण मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित हो गए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो देखो, बहुत समय पहले, है ना, जितने भी जलीय जीव थे, समुद्री जीव थे, जब वो मर गए तो समुद्र के निचले सतह पर क्या हो गए? गिर गए, नीचे आ गए, जैसे समुद्र है, ठीक ना। तो इधर पास जानते तो है, जल में तो जीव रहते ही हैं, बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल जीव रहते हैं, है ना। तो बहुत साल पहले, ठीक है ना, करोड़ों वर्ष पहले, तो जो जीव थे, तो आपदाएं आई, आपदा के कारण या फिर मौसम परिवर्तन के कारण, अचानक मौसम परिवर्तन के कारण जीव क्या हो गए? मर गए। अब मर गए तो मरने के बाद धीरे 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 डूब गए। अब फिर क्या हुआ कि इनके ऊपर मिट्टी की परत चढ़ती गई, ठीक ना। अब सोचो, इतनी मिट्टी की परत, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ती गई, मिट्टी की परत चढ़ती गई, तो दबाव लगेगा कि नहीं? बहुत ज़्यादा दबाव लगेगा, ठीक। और इतनी मोटी हो गई लेयरिंग कि वायु भी उस तक प्रवेश नहीं कर रही। अब जब वायु उस तक, इस मृत जीव तक प्रवेश न करेगी, तो क्या ये सड़ेगा? नहीं सड़ेगा। इतना दाब लग रहा है कि इसमें कीड़ा भी उत्पन्न नहीं हो रहा। आप लोग देखोगे, गाय वगैरह जब मर जाती है तो कीड़े नहीं उसको खा लेते हैं, लेकिन वो दब गई है एकदम। इतनी जो जीव जंतु थे, जलीय जीव जंतु, वो दब गए हैं, उधर कीड़े भी नहीं उत्पन्न हो पा रहे हैं। इतना ताप भी बढ़ गया, दाब भी बढ़ गया, वायु की अनुपस्थिति भी हो गई, जिससे कि कीड़े वगैरह उधर रहने भी नहीं करेंगे। और जब ये माहौल बना, तो इस माहौल के कारण ये जो जलीय जीव, मृत जीव थे, तो कहाँ परिवर्तित हो गए? पेट्रोलियम में और पेट्रोलियम गैस में, ठीक। अब फिर मशीनों के द्वारा ये सब निकाले जाते हैं, है ना। जब पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, तो उसमें जल भी आ जाता है, तो मशीनों के द्वारा फिर फिल्टर किया जाता है, अलग अलग जो परिष्करणीय मशीनें होती हैं। देखो, आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया होगा, आई थिंक। तो धन्यवाद।
यहाँ पर बने रहने के लिए।